सभी इतिहास प्रेमी मित्रों को मेरा नमस्कार। एक बार मैं फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, पिछले कुछ वीडियो से हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास और अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंधों के ऊपर। इसी कड़ी में आज का जो विषय हमने चुना है वह है इतिहास और पुरातत्व के मध्य संबंध। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इतिहास और पुरातत्व इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात पे अवश्य प्रकाश डालूंगा कि अगर पुरातत्व का अध्ययन न किया जाए तो हमारे इतिहास लेखन में कितनी कमियां रह जाएंगी, हमारा इतिहास लेखन अधूरा रह जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोटे तौर पर इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल। मित्रों, ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब से हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने लगता है, और प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब व्यक्ति लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी कि हम केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर निर्भर रहते हैं उस काल का इतिहास जानने के लिए। अगर हम यह मान लें कि हमने इतिहास में 100 किलोमीटर की यात्रा तय की है, यानी कि जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तब से लेकर के उसने अब तक 100 किलोमीटर की यात्रा तय की है मित्रों, तो इसमें ऐतिहासिक काल केवल मुश्किल से 1/4 किलोमीटर से भी कम होगा। अब आप इसी से समझ लीजिए कि मोर देन 99.75 किलोमीटर्स जो है, इसका इतिहास हम कैसे जानते हैं। इस इतने लंबी अवधि का इतिहास जानने के लिए हमें पुरातत्व का सहारा लेना पड़ता है। बिना पुरातत्व का सहारा लिए हम इस अवधि का इतिहास नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए इसी से समझा जा सकता है कि पुरातत्व और इतिहास का कितना गहरा संबंध है। जब आपको इतिहास पढ़ाया जाता है तो इतिहास के स्रोतों के रूप में आपको बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि इतिहास को जानने के साधन क्या हैं। तो इतिहास के जानने के जो साधन हैं या स्रोत हैं, उसमें सबसे पहले आपको साहित्यिक स्रोत बताए जाते हैं। साहित्यिक स्रोतों के बाद फिर आपको पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी दी जाती है। यदि हम भारतीय संदर्भ में बातचीत करें तो भारतीय संदर्भ में हमारे पास बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे कि हमें प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब इन स्रोतों में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, इनमें अभिलेख भी हैं, इनमें जो है वो ताम्रपत्र हैं, इसमें राजमुद्राएं हैं, इसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं पुरानी जो उनके खंडहर हैं, मृदभांड हैं, स्तूप हैं, खुदाइयों में मिली जो और दूसरी वस्तुएं हैं वो सब हैं। तो कुल मिलाकर के काफ़ी मात्रा में हमारे पास जो है वो पुरातात्विक सामग्री रहती है। अब अभिलेखों में आप देखिए, मौर्य काल का इतिहास हम जान पाते हैं। तो क्यों जान पाते हैं? क्योंकि अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं, जिसमें उसके दीर्घ शिलालेख भी थे, लघु शिलालेख भी थे, स्तंभ लेख थे, गुहा लेख थे, जो कि देश भर में अनेक स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह से अशोक के अलावा हम देखते हैं कि कलिंगराज खारवेल का अभिलेख हमें प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जिसे कहते हैं, आपको स्कंदगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति प्राप्त होती है। इसी तरह से हमें रुद्रदामन का अभिलेख मिलता है, हमें पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख मिलता है, हमें मेहरौली का स्तंभ लेख मिलता है, चंद्रगुप्त का। तो विभिन्न मंदिरों वगैरह में बहुत सारे अभिलेख हैं मिलते हैं, बहुत सारे ताम्रपत्र हैं। तो इनसे हमें भारत के
इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। इसी तरह से बहुत सारी मुद्राएं हैं, सिक्के हैं जो कि हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। ये सिक्के सोने के बने हुए हैं या सोने में ढाले गए हैं, चांदी में हैं, कांसे में हैं, मिश्र धातुओं में हैं, शीशे में हैं। तो अलग अलग राज्यों में हम देखते हैं कि तरह तरह के सिक्के ढाले गए। मौर्य काल के सिक्के हैं, गुप्त काल के सिक्के हैं। दक्षिण भारत में अनेक राजवंशों ने शासन किया, उनके सिक्के हमारे पास हैं। और आगे आने वाले जो काल हैं उनके भी बहुत सारे सिक्के हैं। हिंद यवन शासक जिन्होंने हमारे भारत में शासन किया, उनकी जानकारी का एकमात्र स्रोत तो केवल मुद्राएं ही हैं, सिक्के ही हैं। इसी तरह से सातवाहन शासकों के बारे में भी हमें उनके सिक्कों से बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सिक्कों का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे स्मारक हमें प्राप्त होते हैं। ये स्मारक जो है वो, जैसे सैंधव सभ्यता के बारे में हम जानते हैं, तो सैंधव सभ्यता की खुदाइयों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनवाली, बहुत सारे स्थल हमें 400, 500 से ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं जिनकी खुदाई हो रही है। अभी लेटेस्ट जो है वो राखी गढ़ी में खुदाई चल रही है। तो इन स्थानों से हमें बहुत सारे स्मारक मिले हैं। साथ ही साथ हमें मौर्य काल के बहुत सारे भग्नावशेष मिले हैं। मौर्य काल के अलावा हमें गुप्त काल के ढेर सारे भग्नावशेष मिले हैं, जो कि ये सब जो है वो मंदिरों के रूप में, स्तूपों के रूप में, खंडहरों के, राजमहलों के खंडहरों के रूप में, या और बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे चैत्य हैं, विहार हैं, स्तूप हैं। तो ये सब तमाम जो भग्नावशेष हैं, कुछ अभी सही सलामत भी हैं, जैसे सांची का स्तूप है, भरूच का स्तूप है, अशोक के स्तंभ हैं, ये सब जो है सही सलामत हैं बहुत सारे। तो इनसे हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो मित्रों, अब आप समझ ही सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो है वो इतिहास के हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बिना पुरातत्व के इतिहास के बारे में जानकारी हमारी जो है वो केवल कुछ हजार वर्षों तक की ही रह जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए हम मान लें कि मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीखा, बहुत सारी सभ्यताओं में हमें कुछ लिपियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे मिस्र के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में एक लिपि का विकास कर लिया था। इसी तरह से सैंथव सभ्यता के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनकी भी अपनी एक लिपि थी, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो अगर जब पढ़ा जाएगा तो हो सकता है हमें उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। मित्रों, पुरातत्व हमारे इतिहास को बहुत पीछे ले जाता है। पुरातत्व जो है, हम बिना पुरातत्व के ज्ञान के प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। अब जैसे आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का इतिहास भारतवर्ष में भी बहुत पुराना रहा है। हमारे यहाँ भी जो प्रागैतिहासिक काल को अनेक युगों में बांटा जाता है, जिसे आप कहते हैं पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज या नियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो ये सारे युग जो है वो भारत में भी थे, और भारत में हमारे यहाँ के पुरातत्व शास्त्रियों ने बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके प्रागैतिहासिक काल का मानव कैसे रहता था उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की हैं। अब जिस समय भारत में पुरातत्व का प्रारंभ हुआ, उस समय यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, और उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों ने, सर विलियम जोन्स स्वयं एक जज थे लेकिन इतिहास में बहुत रुचि रखते थे, इसी तरह से उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। जैसे जेम्स प्रिंसेप है, जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी, जिसे आप कह लीजिए जो लिपि थी, स्पेशली जैसे ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि को विशेष रूप से पढ़ने में सफलता पाई, जिससे वो एक टकसाल का अधिकारी था।
तो जिससे हमें ये पता चला कि अशोक नाम का कोई शासक था जिसके अभिलेख पूरे देश में बिखरे पड़े हैं, जिसके स्तंभ पूरे देश में बिखरे पड़े हैं। तो इनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। इसी तरह से हमें सिक्कों के ऊपर जो कुछ भी लिखा था वो भी पढ़ने में आसानी हुई। दूसरे बहुत सारे जो अभिलेख थे दूसरे शासकों द्वारा लिखवाए गए, उनके बारे में भी हमें जानकारी हुई। और भी बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों ने आगे चल कर के 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी ईस्वी तक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ने में सफलता पाई, जिनसे हमें इनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हुई। मित्रों, अगर पुरातत्व न होता तो आज हम मिस्र की सभ्यता के बारे में कैसे जानते, दुनिया के सामने जो पिरामिडों का इतिहास था वो कैसे सामने आता, इसी तरह से हम बेबीलोनिया की सभ्यता के बारे में कैसे जानते, हम चीन की सभ्यता के बारे में कैसे जानते, चीन की दीवार के बारे में हम कैसे पढ़ते। ऐसे बहुत सारे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दजला फरात नदी की घाटियों में सभ्यता का विकास हुआ, वहाँ बहुत सारे नगरों का हमें पता चला, जैसे उर है, लागोश है। तो इस तरह के तमाम नगरों के बारे में हमें पता चला और हमें धीरे धीरे पता चला कि वहाँ पे एक नहीं 3-3 4-4 सभ्यताओं का विकास हुआ था। इसी तरह से रोम की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है। हर जगह अगर हम ये देखें तो बिना पुरातत्व के हमें उनके प्राचीन इतिहास का पता नहीं चल सकता था। आज पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में पुरातत्व का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है और नई नई बहुत सारी जगहों पे खुदाइयाँ चल रही हैं, एक्सकेवेशंस चल रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और जो हमारा इतिहास समृद्ध हो रहा है, पूरे विश्व का इतिहास जो है वो समृद्ध हो रहा है। अगर मित्रों हम भारत के संदर्भ में बातचीत करें तो भारत में पुरातत्व के प्रति रुचि पैदा करने में, जैसे मैंने कहा सर विलियम जोन्स का नाम था, उसके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, जैसे आप अलेक्जेंडर कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहुत काम किया। उन्होंने जब वो 18 साल की उम्र में मात्र जो है एक इंजीनियर के रूप में वो भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको यहाँ आने के बाद यहाँ के इतिहास में, यहाँ के पुरातत्व में उनकी रुचि हो गई और उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया और उन्होंने अंग्रेज़ सरकार को ये मजबूर किया कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की जाए और उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने तो 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और उन्होंने काफ़ी एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने देश में जगह जगह सर्वे करवाए और उसके अलावा सर्वे की जो रिपोर्ट आई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक नाम की पुस्तक लिखी और साथ ही साथ उन्होंने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी और वो हमेशा ये कहा करते थे कि पुरातत्व का अर्थ मात्र टूटी हुई मूर्तियों और पुराने भवनों तथा टीलों के ध्वंसावशेषों तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व इतिहास से संबद्ध सभी वस्तुओं को जो है वो पुरातत्व समेटता है। वो कहते थे कि आर्कियोलॉजी इज़ नॉट लिमिटेड टू ब्रोकन स्कल्पचर्स, old buildings and mounds of ruins, but includes everything that belong to the world history. Our researches should be extended to all ancient remains, whatever that will help to illustrate the madness and customs of former times. तो इस तरह से वो कहते थे कि हमारे शोध का उद्देश्य ये होना चाहिए जो हमें अतीत के व्यवहारों को, अतीत के प्रथाओं को उद्घाटित करने में हमारे लिए सहायक हो। तो इस तरह से हम ये देखें कि कनिंघम का दृष्टिकोण जो था वो बहुत व्यापक था और उन्होंने भारतीय पुरातत्व की बहुत सेवा की। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में आप देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का हमें पता चला, जो कि भारत के इतिहास को बहुत पुराने समय तक खींच ले गया। पहले ये माना जाता था कि जैसे कि आजकल
के इतिहासकार मान्य, हालांकि यह भी एक विवादास्पद विषय बन गया है आजकल की वैदिक सभ्यता अधिक पुरानी है कि सिंध की सैंधव सभ्यता अधिक पुरानी है, क्योंकि अब नई नई जो रिसर्चेज आ रहे हैं, भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वगैरह के बहुत सारे पुरातत्वविद हैं, उनका ये मानना है कि वैदिक सभ्यता बहुत प्राचीन है, क्योंकि खुदाइयों से जो बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जो अभी जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसके अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत पुरानी है, तो उसको सामने लाने में सर मॉर्टिमर व्हीलर और सर जॉन मार्शल, इन लोगों का बड़ा हाथ था। दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, आर.एस. बिष्ट और बी.बी. लाल, तमाम ऐसे जो अमलानंद घोष, इस तरह के तमाम पुरातत्वविद हैं जिन्होंने इनका अध्ययन किया और जगह जगह इन्होंने खुदाइयाँ करवाई। और आज हमारे सामने ढेर सारी साइट्स हैं सिंधु घाटी से की सभ्यता से संबंधित, जो है 500 से ज़्यादा साइट्स जो हैं वो हमारे पास हैं, और हज़ारों साइट्स ऐसी हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, और इनसे पता चलता है कि वो सभ्यता कितनी विकसित थी, जो कि केवल भारत में ही नहीं, भारत और आजकल का जो पाकिस्तान है, पहले वो भी भारत था, वहाँ से लेकर के अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। तो इस तरह से एक त्रिकोण सा बनता था और बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर करता था। आज हमारे पास बहुत सारे जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने भारत के इतिहास को बहुत पीछे ढकेल दिया है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करने वाले बहुत सारे हमारे जो पुरातत्ववेत्ता हैं, आपने एच.डी. सांकलिया का नाम अवश्य सुना होगा। एच.डी. सांकलिया साहब ने काफ़ी अध्ययन किया और उन्होंने गुजरात, कश्मीर वगैरह के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया। साथ ही साथ उन्होंने प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत अध्ययन किया और बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें उन्होंने लिखी। और आज की डेट में भारत के सबसे बड़े पुरातत्व शास्त्रियों में उनकी गिनती होती है। बी.बी. लाल जो है उन्होंने पंजाब, यूपी, कालीबंगन, दामोदर वैली इत्यादि के ऊपर अध्ययन किया। इसी तरह से अमलानंद घोष ने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी। उन्होंने द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया नामक पुस्तक लिखी। साथ ही तक्षशिला के ऊपर उन्होंने काम किया, बहुत मशहूर। और साथ ही साथ जो है उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसी तरह से उन्होंने अ गाइड टू नालंदा नामक पुस्तक लिखी। इसी तरह से आप फर्गुसन और जेम्स बर्जेस का नाम ले सकते हैं, जो कि विदेशी इतिहासकार हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। द केव टेम्पल्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। श्री राम गोयल, एस.आर. गोयल जो है, इन्होंने क्वाइनेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, सिक्कों के ऊपर अध्ययन किया। इसी तरह से जी.सी. मोहापात्रा हैं, इन्होंने उड़ीसा के पुरातत्व का अध्ययन किया और स्टोन एज कल्चर ऑफ उड़ीसा नामक पुस्तक लिखी। आर.एस. बिष्ट हैं, इन्होंने एक्सकेवेशन एट बनवाली हरियाणा में है। तो मॉर्टिमर व्हीलर जो है, इन्होंने सिंधु घाटी के ऊपर काम किया। आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी के बारे में आप जानते ही हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, यहाँ सबका नाम लेना, छोटे से वीडियो में सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारे पुरातत्व शास्त्री हैं जिन्होंने हमारे इतिहास को बहुत पीछे खींच दिया है। तो मित्रों, इतिहास और पुरातत्व के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। ये आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना पुरातत्व की जानकारी के हम इतिहास की पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे पास जो लिखित प्रमाण हैं उनमें बहुत सारी कमियां हैं, उनके जरिए हम क्रोनोलॉजी वगैरह भी निर्धारित नहीं कर सकते। बहुत सारी पुस्तकें हमारे पास, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद और बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, न जाने कितने साहित्य हैं, लेकिन उनसे हमें समाज के बारे में पता तो चलता है, हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता तो चलता है, लेकिन फिर भी हमें क्रोनोलॉजी वगैरह निर्धारित करने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी दिक्कत होती है मित्रों। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हमें पुरातात्विक साक्ष्यों का भी उपयोग करना पड़ता है। ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक साक्ष्य केवल प्रागैतिहासिक काल के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक काल के लिए भी पुरातात्विक शोध बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और
बिना उनके उपयोग के हम अपने इतिहास की सम्यक जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।